नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान पथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी वीडियो का विषय है हिंदी की विशेष संधियाँ। यद्यपि संस्कृत के ही अधिकतर शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और व्याकरण नियम भी हिंदी में संस्कृत के अनुरूप ही हैं, फिर भी हिंदी की अपनी कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ हैं जिनके कारण संधि के नियम हिंदी में बहुत हद तक प्रभावशाली नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक शब्द को हम लेते हैं राम आसरे। राम आसरे, अब ये शब्द स्वर संधि के दीर्घ संधि के नियम के अनुसार रामासरे हो जाना चाहिए, किंतु रामाश्रय ना हो करके राम आश्रय ही लेखन और पठन में रहता है। दूसरा इसी तरह से उदाहरण लेते हैं, देवी इच्छा, और इस तरह से हम देखेंगे वैसे संस्कृत के संधि नियमों के अनुसार इसमें भी दीर्घ हो करके देवीच्छा बन जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं है। यह भी देवी और इच्छा ही लेखन और पठन में रहता है। हिंदी की अपनी दूसरी विशिष्ट प्रवृत्ति है, हिंदी अनेक भाषाओं के शब्दों को ज्यों का त्यों अपने में अंगीकार कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं के हैं, उन शब्दों में भी संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, शब्द है हमारा कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष, अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर इनको हम मिलाते हैं, ये दोनों शब्द जब पास पास में आएंगे तो इनमें दीर्घ संधि हो जाना चाहिए। स का अंतिम वर्ण अ और अध्यक्ष का प्रथम वर्ण अ मिलकर दीर्घ संधि हो जानी चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस अध्यक्ष ही अर्थात इसी रूप में यह लेखन और पठन में, वाचन में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये होता है कि अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं, अर्थात विदेशी शब्द जो हैं हिंदी में, उन शब्दों के साथ में संस्कृत के ये संधि नियम लागू नहीं होते हैं। अब ये जो उदाहरण लिया हमने, यह उदाहरण दो भाषाओं के शब्दों का सम्मिलन है, इंग्लिश और हिंदी। अब हम अगर केवल विदेशी भाषा का शब्द लें तो वहाँ भी संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते हैं, हिंदी के संधि नियम लागू नहीं होते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, बेईमान। इसका प्रयोग बेईमान इसी तरह से होता है, इसमें अयादि संधि का नियम लागू होकर के बेईमान नहीं होता है। इसी तरह से हम एक और लेते हैं उदाहरण, बाअदब। बाअदब ये भी उर्दू का शब्द है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को मिलाकर बादब नहीं बनता है और बाअदब ही इस रूप में ही प्रयोग किया जाता है। मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिंदी में, अब चूँकि इन शब्दों को हिंदी ने अंगीकार कर लिया है, मतलब हिंदी के माने जाते हैं, किंतु इनमें उन संस्कृत के संधि नियमों का अनुपालन नहीं होगा क्योंकि विदेशी शब्द हैं। अच्छा, तीसरी प्रवृत्ति हम देखते हैं, एक विशेष प्रवृत्ति है, हिंदी के जो तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्दों में भी संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते हैं। जो तद्भव शब्द कहिए या हिंदी के अपने देशज शब्द कहिए, अपने शब्द कहिए, उनमें भी संस्कृत के उन नियमों का प्रयोग नहीं होता है, उनका अनुपालन नहीं होता है। अब इन
तद्भव शब्दों के हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनमें परिवर्तन होता है। अब इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे। महाप्राणीकरण, महाप्राणीकरण होता है, अल्प प्राणीकरण होता है, लोप होता है, आगम होता है, ह्रस्वीकरण होता है, स्वर परिवर्तन होता है और व्यंजन का लोप होता है। एक एक करके हम देखेंगे कि महाप्राणीकरण हो जाता है। महाप्राणीकरण मतलब अल्प प्राण व्यंजन को महाप्राण व्यंजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कब, ही। अब कब और ही को जब हम मिलाते हैं तो कब में जो बा है, बा के बाद यदि हा आता है, यदि बा के बाद हा आएगा तो ब जो अल्प प्राण है, बल ब प फ ब तृतीय वर्ण है, अल्प प्राण ध्वनि है। तो ये अल्प प्राण ध्वनि बाद में हा आने के कारण महाप्राण में बदल जाएगी और ब वर्ण का महाप्राण होता है भ, और इस तरह से ये हो जाता है कब ही बराबर कभी। ब और हा मिलकर भा बन जाता है और इस तरह से महाप्राण होकर के ये कभी बन जाता है। इसी तरह से बा के बाद हा आया, तब ही, तभी, सब ही, सभी, जब ही, जभी। इस तरह से महाप्राणीकरण हो जाता है। दूसरा परिवर्तन आता है हमारा अल्प प्राणीकरण। अल्प प्राणीकरण में आप देखेंगे ताख शब्द होता है, ताख पर। तो हम जब इनको मिलाकर बोलते हैं तो ताख पर नहीं बोलते, ताक पर कह देते हैं। और ऐसे ही दूध वाला शब्द के लिए हम जानते हैं कि ध की जगह द हो जाता है। ध का अल्प प्राण व्यंजन द है, द के बाद ध, द अल्प प्राण और उसका महाप्राण ध। और इस तरह से जब वाला शब्द के साथ में मिला तो ये दूध वाला ना रहकर हम क्या बोलते हैं, दूध वाला। इस तरह से अल्प प्राणीकरण भी व्यंजनों का, वर्णों का हो जाता है। तीसरा हमारा नियम है, तीसरा हमारे उदाहरण मिलते हैं लोप। हमारी संधि में जब हम बोलते हैं, देखिए पहले भी बताया जा चुका है कि संधि हमारे बोलने से जो परिवर्तन आता है वही संधि है। संधि वही है जो हमारे बोलने से परिवर्तन आ रहा है, उसी को नियम के रूप में लिख करके व्याकरण के नियम बना दिए गए हैं। और जो वस्तु स्थिति है वो हमारे बोलने से जो उच्चारण निकल रहा है वही संधि के नियम होते हैं वास्तव में। अब देखिए लोप, लोप का देखिए यहाँ ही, यहाँ के साथ में ही मिला और इस तरह से आप देखेंगे ह, एक हा का लोप हो गया। जब ह दो बार प्रयुक्त हुआ है, प्रथम शब्द का अंत में अगर ह ध्वनि है और उसके बाद में भी यदि ह आता है तो यहाँ अब ध्यान रहे, हम यहाँ अगर संस्कृत के नियमों के अनुसार देखेंगे, यहाँ ये स्पष्ट कर दिया है, संस्कृत के नियमों के अनुसार देखेंगे तो ह नहीं है, यहाँ में अंत में आकार है, आकार है और बल्कि कहिए अनुनासिक है। किंतु हम तद्भव रूप के आधार पर यदि देखें, हिंदी के आधार पर देखें तो हिंदी के नियमों के अनुसार इसमें हा है और हा का मिलन जब हा से हुआ है तो एक हा का लोप हो जाएगा, एक हा शेष रहेगा और यहाँ ही को मिलाकर बनता है यहीं। कहाँ ही, कहीं, वहाँ ही, वहीं, जहाँ ही, ये तो होता ही नहीं है, जहाँ ही, जहाँ भी होगा, वह ही, वही। अब देखिए यहाँ हा का लोप हो गया, एक हा लुप्त हो गया, वही, मुझ ही, मुझी, हा का लोप हो गया, तुझ ही, तुझी, यह ही, यही, किस ही,
किसी, ह का लोप हो गया, किस, ही, किसी, ह का लोप हो गया, एक वर्ण का लोप हो गया। अब देखिए हमारा अगला नियम है, अगला परिवर्तन है संधि करते समय हिंदी में। अगला हमारा परिवर्तन आगम का भी होता है। आगम का मतलब है कि कोई अन्य ध्वनि आ जाए, कोई नई ध्वनि जुड़ जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि मुनि, ऊ, ये था मुनि, बहुवचन बनाते समय ऊ जुड़ा था यहाँ, किंतु ऊ की जगह यहाँ पर देखिए आप या और आ गया और या में ऊ मिल गया और ये मुनियों बन गया। ऐसे नदी, ऊ, नदियों, या का आगम हो गया, बेटी, ऊ, बेटियों, रोटी, ऊ, रोटियों, लड़की, ऊ, लड़कियों, कवि, ऊ, कवियों। अब यहाँ पर इन नियमों के बताने के साथ साथ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अब प्रश्न ये आता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इसके किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपसे इस तरह के इनमें से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए इसमें हिंदी संधि के अनुसार क्या नियम लागू हुआ है। महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, लोप, आगम, ह्रस्वीकरण, जो भी है 4 विकल्प दे दिए गए। आपको ये बताना है कि यहाँ पर महाप्राणीकरण हुआ है या अल्पप्राणीकरण हुआ है या आगम हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप कब और ही दे दिया या कभी दे दिया, तो आप ये देखेंगे भा बना है, बा के स्थान पर भा बना है। आप वर्णमाला के अध्ययन में आपने ये अध्ययन कर ही लिया है कि ब अल्पप्राण है और भ उसका महाप्राण है। अल्पप्राण से महाप्राण हुआ है कभी में, इसका मतलब महाप्राणीकरण हुआ है। आप विकल्प चुनेंगे महाप्राणीकरण। यदि दूध वाला अगर आया है, परीक्षा में प्रश्न आ गया कि दूध वाला शब्द में निम्नलिखित में से नियम लागू होता है, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, ह्रस्वीकरण अथवा आगम, तो आप देखेंगे दूध वाला, दूध तो शब्द ही नहीं होता है, शब्द होता है दूध, और दूध शब्द होता है मतलब आप समझ जाएंगे ध के स्थान पर, यहाँ पर ध के स्थान पर द हो गया है और ध महाप्राण है, उसका अल्प प्राण है द, और ध के स्थान पर द हुआ है मतलब अल्प प्राणीकरण हुआ है। आप विकल्प चुन लेंगे अल्प प्राणीकरण और आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला हमारा नियम आता है ह्रस्वीकरण। एक अगले प्रकार का परिवर्तन हिंदी की संधियों में अगले प्रकार का परिवर्तन होता है ह्रस्वीकरण। ह्रस्वीकरण दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है, जैसे आम, चूर। तो आम में जो दीर्घ आ है उस दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ हो गया है और आमचूर की जगह अमचूर हो जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे आम प्लस चूर अमचूर, लड़का प्लस पन लड़कपन, आकार का आकार हो गया मतलब दीर्घ आ का, लड़का में जो दीर्घ आ है उसके स्थान पर ह्रस्व आ हो करके लड़कापन नहीं बना, लड़कपन बन गया। लड़कपन, हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, बच्चा प्लस पन बचपन, काठ प्लस फोड़ा कठफोड़ा, आधा प्लस खिला अधिखिला, चाकू चाकुओं, ऊकार के स्थान पर उकार हो गया। लूट प्लस एरा लुटेरा, दवाई प्लस इयाँ दवाइयाँ, दीर्घ ई को ह्रस्व ई हो गया है। अब हमारा अगला परिवर्तन है हिंदी की संधियों में, अगला परिवर्तन है हमारा स्वर परिवर्तन। स्वरों में भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब स्वर एक जैसे हो जाते हैं। अब देखिए
और स्वर परिवर्तन कहिए या सादृश्यीकरण कहिए, सादृश्यीकरण कहिए, सदृश हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। जैसे पानी और घाट, ये दो शब्द हैं, पानी और घाट। पानी से का पन बन गया, घाट का घट बन गया और सादृश्य होकर के पनघट बन गया। घोड़ा दौड़, घोड़दौड़। छोटा पन, छुटपन। बड़ा बोला, बड़बोला। लेना प्लस देना, लेन देन। ऊंचा प्लस नीचा, ऊंच नीच। सादृश्यीकरण हो गया, मतलब एक समान हो गए। अगला हमारा हिंदी की संधि, विशेष संधियों का अगला जो परिवर्तन है हमारा क्या होता है, देखिए व्यंजन का लोप हो जाता है। कई बार शब्द जब पास पास में आते हैं हिंदी में, तो जब उनमें संधियां होती है तो व्यंजनों का लोप भी हो जाता है। अब देखिए लूटना और मारना, इन दोनों में देखिए आप ना का दोनों में लोप हो गया और इस तरह से ये बन जाता है लूट मार। मिलना प्लस जुलना, मेल जोल। कूटना प्लस पीसना, कूट पीस। झाड़ना प्लस फूंकना, झाड़ फूंक। झाड़ना, झाड़ना प्लस पोंछना, झाड़ पोंछ, इत्यादि इत्यादि उदाहरण बनते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हिंदी की कुछ अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं और इनके आधार पर हिंदी के अपने कुछ विशिष्ट संधि नियम भी हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये भी शब्द बहुत महत्व रखते हैं। सामान्य रूप से क्या करते हैं प्रतियोगी परीक्षार्थी, जो संस्कृत वाली मुख्य संधियां हैं उनकी तो तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, किंतु हिंदी की जो विशिष्ट संधियां हैं इनमें कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है, अनदेखापन हो जाता है और इस तरह के प्रश्न गलत हो जाते हैं। आगे ध्यान रखेंगे और आशा है ये हिंदी की विशेष संधियां स्पष्ट हो गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।